नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है वाच्य। सबसे पहले वाच्य के बारे में। वाच्य का मतलब होता है किसी भी बात को कहने का तरीका या ढंग वाच्य कहलाता है। देखिए किस प्रकार, यानी परिभाषा बनेगी इसकी, किसी भी वाक्य को कहने का तरीका या ढंग वाच्य कहलाता है। अब कहने का तरीका का मतलब होता है जिस प्रकार एक वाक्य बनता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और इसी प्रकार दूसरा वाक्य कहने का तरीका हो गया, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो दोनों का मतलब तो एक ही हो गया, राम वहाँ पे भी पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है, लेकिन उसके कहने का तरीका अलग अलग हो गया है। जैसे एक लिखा है मैंने, राम पुस्तक पढ़ता है, और दूसरा वाक्य लिखा मैंने, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे भी राम है वो पुस्तक पढ़ रहा है, और इसमें भी राम के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो इस प्रकार कहने का तरीका या ढंग क्या हो जाता है, वाच्य कहलाता है। अब देखिए इसमें वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, और नंबर 3 भाववाच्य। भाववाच्य तो नंबर 1 है कर्तृवाच्य, नंबर 2 है कर्मवाच्य, और नंबर 3 है भाववाच्य। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कर्तृवाच्य के ऊपर। तो कर्तृवाच्य का मतलब ये होता है जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, ये होगा आपके कर्तृवाच्य। यानी कर्तृवाच्य नंबर 1 लेते हैं अपन, तो इसका नियम नंबर 1 बनता है जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। दूसरा पॉइंट इसका होगा, यह हमेशा 2 प्रकार के वाक्यों के साथ चलता है। अब 2 प्रकार के वाक्यों का मतलब हो गया है 2 क्रियाओं का चलना। एक ये सकर्मक क्रिया के साथ चलता है और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म होगा, अकर्मक का जिसमें कर्म का अभाव होगा। और तीसरा बनेगा इसका, इसमें कभी कभी नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, यानी कभी कभी नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। और नंबर 4 पे बनेगा, इसमें कभी भी करण कारक का प्रयोग नहीं होता। तो सबसे मूल बात यही बनेगी कि इसमें कभी भी करण कारक चिन्ह, करण कारक का मतलब होता है जिसमें के द्वारा का प्रयोग कभी भी नहीं होता। तो ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 1 है इसका, यह हमेशा कर्ता के अनुसार, कि इसकी हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। यह हमेशा 2 प्रकार के वाक्यों को लेकर चलता है, एक ऐसा वाक्य जो सकर्मक क्रिया का रहेगा, एक ऐसा वाक्य जो हमेशा अकर्मक क्रिया का रहता है। तीसरा, इसमें कभी कभी नकारात्मक अर्थात नहीं का प्रयोग होगा। चौथा, इसमें कभी भी
करण कारक का चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी कर्तृवाच्य की पहचान होती है कि इसमें कभी भी करण कारक चिन्ह अर्थात से या द्वारा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें उदाहरण है आपके, एक होता है बालक बाजार जा रहा है, और एक होता है सीता हंस रही है, और एक मिलता है इसमें राम सो रहा है, और एक होता है इसमें मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, और एक होता है इसमें माताजी बैठ नहीं सकती। तो अब इसमें देखिए पहली परिभाषा थी इसकी, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। तो पहला वाक्य इसमें मैंने लिखा है बालक बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे बालक के द्वारा जा रहा है, तो बालक पुल्लिंग का है इसमें, तो जा रहा भी इसमें क्या हो रहा है, पुल्लिंग की क्रिया हो रही है। जैसे सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ की क्रिया रही है हो जाएगा। राम सो रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है किसके माध्यम से बना, इसमें कर्ता यहाँ पे पुल्लिंग है, पढ़ रहा है यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे माताजी बैठ नहीं सकती, तो यहाँ पे माताजी के माध्यम से कर्ता के अनुसार क्रिया का हुआ है। और इसमें मैंने बताया था कभी कभी नकारात्मक शब्द का भी प्रयोग होता है, और इसमें कभी भी करण कारक का चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। ये विशेष बिंदु है, तभी कर्तृवाच्य का पहचान होगा कि कर्तृवाच्य कैसे है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। दूसरा पॉइंट, इसमें हमेशा दो प्रकार के वाक्यों का समावेश होता है, एक ऐसा वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया दे रखी होगी, एक ऐसा वाक्य जिसमें अकर्मक क्रिया होगी। इसमें कभी कभी नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। और चौथा वाक्य था इसमें आपके, इसमें कभी भी करण कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके कर्तृवाच्य। अब दूसरा अपन करते हैं कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य की सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी। तो देखिए इसमें कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में इसकी जो मूल परिभाषा है वो यही बनेगा, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। देखिए कर्तृ में और कर्म में दोनों में हो गया अंतर। कर्तृ का मैंने बताया था इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, कर्म में मैं बता रहा हूं इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। दूसरे इसमें विशेष बिंदु रहेगा, इसमें हमेशा करण कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। करण कारक चिन्ह का मतलब ये होता है से ऑब्लिक द्वारा का प्रयोग होता है, ये इसका विशेष बिंदु है। ठीक है ना, इसमें करण कारक चिन्ह का विशेष रूप से प्रयोग होगा, वो चिन्ह है से या के द्वारा। तीसरा इसका पॉइंट रहेगा वो रहेगा यह हमेशा सकर्मक क्रिया में होता है, सकर्मक क्रिया में होता है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म दिया हुआ रहता है और कर्म के स्थान पर अगर अपन विशेष रूप से क्या का प्रयोग करेंगे तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। तो ये हमेशा सकर्मक क्रिया में होता है। इसका अगला पॉइंट बनता है इसमें आपके कि इसमें कभी कभी, इसमें कभी कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, यानी कभी कभी नहीं शब्द का प्रयोग होगा। वो भी कैसा वाक्य होना चाहिए जिसमें सकर्मक क्रिया दे रखी होती है, उसमें कभी कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। इसका अगला बिंदु बनता है वो है विशेष बिंदु। हमेशा आप देखते हो जो कर्ता होता है वह लगभग सजीव कह सकते हो आप उसको आप चेतन कह सकते हो,
तो ऐसा वाक्य जिसका कर्ता सजीव या चेतन होगा वो तो आपके बनेगा कर्तृवाच्य का। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा वाक्य आता है जिसका कर्ता जड़ से संबंधित होता है, जैसे यानी इसमें कभी कभी कर्ता का लोप होता है और वाक्य की शुरुआत कर्म से होती है। तो ऐसे वाले वाक्य में भी आपके कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। कभी कभी कर्ता का लोप होगा और वाक्य की शुरुआत सीधी किससे हो जाएगी? कर्म से हो जाएगी, ठीक है ना। और वाक्य की शुरुआत कर्म से होती है, तो उस वाक्य में भी आपके कौन से होंगे? कर्मवाच्य होगा। तो सबसे पहले बता देता हूं, इसका नियम नंबर 1 अपन ने देखा था, इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। दूसरा है हमेशा इसमें कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तीसरा है इसमें आपके यह हमेशा सकर्मक क्रिया में चलता है, इसमें कभी कभी नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। और चौथा जो विशेष बिंदु है, इसमें कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है और वाक्य की शुरुआत हमेशा सीधी कर्म से हो जाती है। अर्थात कर्म का मतलब ये समझ लीजिएगा वाक्य की शुरुआत किसी जड़ वस्तु से हो रखी है, तो ये हो जाएगा आपके कर्मवाच्य, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। जिस प्रकार कर्तृवाच्य के उदाहरण में देखिए, पहला उदाहरण मैं लिखता हूं, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो देखिए अपन ने इसमें पहला पॉइंट किया था, बिंदु नोट किया था कि इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो यहां पे देखिए कि राम, यहां पे अगर आप देखते हो तो पुल्लिंग है, चूंकि इसकी क्रिया देखो किसके अनुसार चल रही है? पुस्तक के अनुसार। तो कर्म के अनुसार जहां पे क्रिया चलती है तो उसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो ये हो गया इसका पहला बिंदु। दूसरा था नियम अपना, इसमें हमेशा कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप अगर देखते हो कर्ता के जस्ट बाद इसमें कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में अपन ने देखा था उसमें कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है, इसमें हमेशा कर्ता के जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? के द्वारा या से का प्रयोग इसमें मिलेगा। तीसरा बिंदु था इसमें यह हमेशा सकर्मक क्रिया में रहता है। तो सकर्मक क्रिया का मतलब देख लीजिएगा, राम के द्वारा क्या पढ़ी जाती है। तो इसमें क्या का प्रयोग हो रहा है, क्या का प्रयोग जहां कहीं पे भी होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा? सकर्मक क्रिया संबंधित हो जाएगा। तो सकर्मक क्रिया का वाक्य होते हैं वो किसका हो जाएगा? कर्मवाच्य का हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला बिंदु बनता है, इसमें कभी कभी नहीं शब्द का प्रयोग भी होता है, तो वो भी देखिए इसमें आप, मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। तो इसमें भी देख लीजिए आप, पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें हो गया आपके नहीं शब्द का प्रयोग। तो नकारात्मक भी हो सकता है, ये सकर्मक का वाक्य हो गया। इसमें अगर देखते हो तो कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग भी हो गया है। अब इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इसमें कभी कभी कर्ता का लोप होता है और वाक्य की शुरुआत किससे होगी? जड़ वस्तु से। तो देखिए इसमें जिस प्रकार वाक्य बनता है, ट्रकों की हड़ताल जारी है। तो यहां पे अगर आप देखते हो ट्रकों की, यहां पे ट्रक एज ए जड़ वस्तु हो गई है, इसलिए इसमें कर्ता का भी अभाव हो गया है। और इसमें अगर आप देखते हो किसकी हड़ताल जारी है, तो उसका उत्तर मिल रहा है ट्रकों की हड़ताल जारी है। जिस प्रकार आज शायद बारिश होगी, तो उसमें भी अगर आप देखते हो आज शायद क्या होगी? बारिश होगी। तो जिसमें कर्ता आपको सजीव नहीं मिलता है, कर्ता की शुरुआत सीधी जड़ से हो जाती है, तो उसमें भी आपके कौन सा होगा? कर्मवाच्य का होगा। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, सबसे पहले इसका नियम था इसमें कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। तो वाक्य बताया था राम के द्वारा, तो यहाँ पे राम के द्वारा पुस्तक के अनुसार क्रिया चल रही है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है। दूसरा था इसमें हमेशा कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, इसके जो भी वाक्य अपन लिखे हैं उसमें कर्म कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है। इसमें कभी कभी नहीं शब्द का भी प्रयोग होगा, तो मोहन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, तो नहीं शब्द का भी प्रयोग इसमें हो गया। तीसरा है इसमें, यानी लास्ट बिंदु अपन महत्वपूर्ण लिखा था, इसमें कभी कभी कर्ता का लोप होता है
और जो भी शुरुआत होगी वो किससे होगी, कर्म से, अर्थात जड़ वस्तु से होगी। तो इसके लिए उदाहरण मैंने लिखा है आपके सामने, ट्रकों की हड़ताल जारी है। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण लिख सकते हो, जैसे फैक्ट्रियां बंद हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप फैक्ट्रियां देखते हो तो कर्म जड़ आ गया है, क्या बंद हो गई है, तो फैक्ट्रियां बंद हो गई है। तो इस सभी में कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, अगला वाच्य लेते हैं अपन भाववाच्य। तो भाववाच्य के अनुसार तो जिस प्रकार अपन ने दो वाच्य किए हैं, नंबर 1 किया था कर्तृवाच्य और नंबर 2 किया था कर्मवाच्य। देखिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का मतलब मैंने आपको बताया था। सबसे मूल बात याद रखनी है कि कर्तृवाच्य का तात्पर्य हो जाएगा आपके कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है। ठीक है ना, तो कर्ता के अनुसार जहां पे क्रिया चलेगी, जिस वाच्य में कर्तृ यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों रहेंगे, और जिसमें कभी भी मूल बिंदु जो बनता है इसमें कभी भी करण कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, और कभी कभी इसमें नहीं का प्रयोग भी हो जाएगा। जैसे उदाहरण मैंने दिए थे, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया आपके सकर्मक क्रिया का वाक्य। बालक सो रहा है, ये हो जाएगा आपके अकर्मक क्रिया का वाक्य। तो ये है आपके कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य का मतलब क्या हो गया, इसका पहला बिंदु रहेगा आपके कर्म के अनुसार क्रिया का चलना। दूसरा रहेगा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हमेशा एक क्रिया के साथ ही चलता है, वो होता है आपके सकर्मक क्रिया का वाक्य, और इसमें हमेशा आपके करण कारक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा आपको, और कभी कभी नहीं शब्द का भी प्रयोग इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि इसकी कभी कभी शुरुआत जड़ वस्तु से भी होती है। जैसे उदाहरण मैंने बताया था, ट्रकों की हड़ताल जारी है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण रहेंगे वो मुख्य रूप से आपके इसमें कर्मवाच्य में रहेंगे। अब कभी कभी वाक्य बन जाता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। जैसे वाक्य एक दे दिया है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये आपके कर्तृवाच्य का वाक्य है, इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो राम के साथ आपको कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये कर्तृ से कर्मवाच्य में परिवर्तन होने का आ गया। ठीक है, तो कर्तृ और कर्मवाच्य। अब आपके सामने में तीसरा इसका भेद है, वो है भाववाच्य। उसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि इसमें कर्ता व कर्म की प्रधानता नहीं रहती, अपितु इसमें भावों की प्रधानता रहती है। उनमें आपने देखा, एक में कर्ता की प्रधानता रहती है, एक में कर्म की प्रधानता रहती है, लेकिन इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता है ना कर्म की प्रधानता है, अपितु किसकी प्रधानता रहती है, भावों की प्रधानता रहती है। इसका नंबर 1 बिंदु। नंबर 2 है, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये हो गया, इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया, ऐसा वाक्य जिसमें लगभग कर्म का अभाव होगा उसका प्रयोग इसमें होता है। तीसरा इसका बनता है आपके इसमें हमेशा कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। कर्ण कारक चिन्ह जो पहले आपको मैंने बताया था, से और द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहला बिंदु, कर्ता व कर्म की प्रधानता नहीं रहती, अपितु भावों की प्रधानता रहती है। दूसरा, यह हमेशा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का मतलब लगभग ये होता है कर्ता प्लस क्रिया का प्रयोग इसमें होगा। और तीसरा वाक्य रहेगा, इसमें हमेशा कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, कर्ता के जस्ट बाद से या द्वारा का प्रयोग होता है। इसका जो चौथा पॉइंट है, यह हमेशा नकारात्मक शब्द में रहता है, नकारात्मक शब्द के साथ रहता है।
यानी इसका जो भी वाक्य रहेगा उसमें लगभग आपको नहीं का प्रयोग मिलेगा। नहीं का प्रयोग का मतलब ये हो गया, यानी एक असमर्थता भी रहेगी, ये भी ध्यान रखना है। नहीं के प्रयोग के साथ साथ असमर्थता रहेगी। असमर्थता का मतलब ये हो गया, माताजी से बैठा नहीं जाता, बालक पुस्तक पढ़ नहीं सकता, बालक विद्यालय जा नहीं सकता, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया नहीं का प्रयोग ज्यादा होगा। माताजी से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ पे बैठा नहीं जाता का मतलब ये हो गया माताजी की यहाँ पे बैठने की असमर्थता होगी, इसलिए नहीं का प्रयोग हो गया इसमें। और इसका हमेशा याद रखना है, इसकी जो भी क्रिया होगी वो पुल्लिंग में रहेगी। ये भी एक विशेष बात है इसकी जो भी क्रिया रहेगी वो हमेशा पुल्लिंग की रहती है। जैसे उदाहरण बोला था, माता जी से बैठा नहीं जाता, तो नहीं जाता, चूंकि यहाँ पे कर्ता देखते हो माता जी है, लेकिन इसकी पुल्लिंग क्या हो रही है, नहीं जाता, तो इसकी जो क्रिया भी होगी वो पुल्लिंग में होगी। इसका जो अंतिम बिंदु है, कभी कभी वाक्य ऐसा भी रहता है जिसमें ना कर्ता रहता है ना कर्म रहता है, जिसकी शुरुआत सीधी किससे हो जाती है, क्रिया से होती है। कभी कभार ऐसे वाक्य मिलेंगे आपको, जैसे पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो इसमें कर्ता व कर्म का अभाव है। वाक्य की शुरुआत सीधी किससे दे दी है, क्रिया से दे दी है। चूंकि इसमें असमर्थता प्रकट हो रही है, दौड़ा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे असमर्थता सूचक जो भी वाक्य होंगे वो विशेष रूप से आपके भाववाच्य के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो इसकी विशेषता हो जाएगी जिसमें कर्ता व कर्म का अभाव, वाक्य की शुरुआत सीधी किससे होगी, क्रिया से, वो भी वाक्य कैसा होगा, असमर्थता सूचक वाक्य होगा। तो ये हो जाएंगे आपके इसके महत्वपूर्ण बिंदु। एक बार वापस मैं दोहरा रहा हूं, कर्ता व कर्म की प्रधानता नहीं रहती है, अपितु किसकी प्रधानता रहेगी, भावों की प्रधानता रहती है। नंबर 1 पॉइंट इसका। दूसरा, इसमें हमेशा आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा, इसमें हमेशा कर्ण कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, कर्ता के तुरंत बाद से या द्वारा का प्रयोग इसमें आपको मिलेगा। चौथा पॉइंट, यह हमेशा नकारात्मक शब्द अर्थात नहीं का मतलब ये हो गया उसका लगभग वाक्य होगा वो असमर्थता सूचक रहेगा, अर्थात हमें असमर्थता विशेषता दिखाएगा कि असमर्थता अपनी प्रकट कर रहा है। उसके बाद इसकी जो भी क्रिया होगी वो हमेशा पुल्लिंग होगी। स्त्रीलिंग से वाक्य शुरू हो रहा है लेकिन उसकी जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग होगी। जैसे सीता से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे सीता अपने आप में स्त्रीलिंग है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो इसकी पुल्लिंग में रहेगी इसकी जो क्रिया होगी। और जो अंतिम बिंदु था इसका वो था कर्ता कर्म का अभाव होगा, वाक्य की शुरुआत किससे होगी, क्रिया से होगी, वो भी वाक्य भी असमर्थता सूचक रहेगा। वापस दोहरा रहा हूँ, पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं रहेगी वो किस में आएगा, आपके भाववाच्य में। अब देखिए इसके उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं मैं, जैसे बालक के द्वारा सोया जाता है। अब यहां पे अगर आप देखते हो तो बालक के साथ कर्ण कारक का चिन्ह है, आक्रामक क्रिया का वाक्य हो क्योंकि सीधा इसमें सोना अपने आप में क्रिया आ गया है, जाता पुल्लिंग हो गया इसमें। इसी प्रकार एक और वाक्य, बैठा नहीं जाता, तो यहां पे इसमें देखिए ना तो कर्ता है ना कर्म है, ठीक है ना। सीधा वाक्य की शुरुआत किससे हो गई, क्रिया से हो गई है, असमर्थता प्रकट कर रहा है। एक और होता है इसमें, माताजी से बैठा नहीं जाता, तो यहां पे माताजी से कर्ण कारक चिन्ह भी आ गया, असमर्थता सूचक भी है इसमें, तो इस प्रकार का वाक्य किस में हो जाएगा, आपके भाववाच्य का हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपके सामने भाववाच्य दोहरा देता हूं। सबसे पहली विशेषता इसकी रहेगी, यह इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता रहेगी ना कर्म की, अपितु किसकी प्रधानता रहेगी, भावों की प्रधानता रहेगी। दूसरा रहेगा, यह हमेशा आक्रामक क्रिया में रहता है। तीसरा रहेगा, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है।
चौथा रहेगा इसमें आपके कि इसमें असमर्थता सूचक रहेगा। और अगला बिंदु इसका जो रहता है कि इसकी जो क्रिया होगी वो हमेशा किसकी रहेगी, पुल्लिंग की रहेगी। और अंतिम बिंदु था इसका, इसमें ना तो कर्ता रहता है कभी कभी, ना ही कर्म रहता है। वाक्य की शुरुआत सीधे किससे हो जाती है, इसमें क्रिया से हो जाती है, जो क्रिया भी हमेशा क्या रहेगी, असमर्थता का बोध कराएगी हमें। जैसे उदाहरण मैंने लिखे हैं, इसमें पहला उदाहरण लिखा था, बालक के द्वारा सोया जाता है। अब सोया जा रहा है, ये नहीं बताया किसके ऊपर सोया जा रहा है, तो सीधा कर्ता प्लस क्रिया आ गई इसमें। कर्ता के जस्ट बाद आपको किसका चिन्ह मिला है, से या द्वारा, तो यहाँ पे देख लीजिए के द्वारा प्रयोग हुआ है इसलिए इसमें, और सीधा आ गया सोया जाता है। दूसरा वाक्य बैठा नहीं जाता, तो ना तो कर्ता है इसमें ना कर्म है। वाक्य की शुरुआत सीधी किससे हो रही है, क्रिया से हो रही है, ठीक है ना। और वाक्य असमर्थता सूचक है। तीसरा बिंदु था माता जी से बैठा नहीं जाता, इसमें हमेशा नकारात्मक शब्दों का प्रयोग रहता है। तो ये हो गया माता जी से यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है, तो असमर्थता सूचक वाक्य का प्रयोग हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक बार फिर मैं आपके सामने तीनों वाच्य की क्लियर कर देता हूँ। पहला वाच्य मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की विशेष बात आपको याद रखनी है, उसमें हमेशा कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। वो दो प्रकार की क्रियाओं को लेकर चलता, एक सकर्मक और एक अकर्मक, ठीक है। उसमें कभी कभी नहीं शब्द का प्रयोग होता है, उसकी विशेषता ये रहेगी उसमें कभी भी करण कारक का चिन्ह प्रयोग नहीं होगा। दूसरा था आपके कर्मवाच्य। कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया में रहेगा, उसमें करण कारक का चिन्ह होगा, वो हमेशा कर्म को साथ लिए हुए चलेगा। और कभी कभी ऐसा वाक्य आएगा जिसमें कर्ता नहीं होगा, अपितु वाक्य की शुरुआत किससे हो जाएगी, जड़ से हो जाएगी, ठीक है। और कभी कभी नहीं शब्द का भी प्रयोग होगा। भाववाच्य में ना तो कर्ता की प्रधानता ना ही भावों की प्रधानता होती है, अपितु यानी कर्ता की प्रधानता और कर्म की प्रधानता न होते हुए भावों की प्रधानता होती है। इसमें हमेशा असमर्थता सूचक वाक्यों का प्रयोग होता है, इसकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होती है। और कभी कभी ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें ना तो कर्ता रहेगा ना कर्म रहेगा, अपितु वाक्य की शुरुआत सीधी किससे हो जाएगी, क्रिया से। और वो वाक्य हमें असमर्थता सूचक वाक्य का बोध कराएगा। तो ये हो जाएगा आपके वाच्य का टॉपिक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप मुझे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और निश्चित रूप से आगामी में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।